एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यह क्या है? यह यूकैरियोटिक सेल का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनल है। इससे पहले हमने अन्य ऑर्गेनल के बारे में भी पढ़ा था, जैसे क्या हो गया, माइक्रोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, लाइसोसोम हो गया। सेम इसी तरह इसका भी क्या है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। और यह किस में पाया जाता है? यूकैरियोटिक सेल में। यह प्रोकैरियोटिक में क्या होता है? अब्सेंट होता है। अब इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसे फर्स्ट टाइम पोर्टर नाम के वैज्ञानिक ने, साइंटिस्ट ने कब डिस्कवर किया था? 1945 में। अब एंडोप्लाज्मिक दो वर्डों से मिलकर बना होता है, एंडोप्लाज्मिक और रेटिकुलम, जिसमें एंडोप्लाज्मिक का मतलब क्या होता है? इनसाइड ऑफ साइटोप्लाज्म, और रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क। मतलब यह साइटोप्लाज्म के अंदर क्या होता है? एक नेटवर्क होता है, एक ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है। अब जो भी हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, वह आप देखोगे यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर में वह हमेशा किसके ऊपर पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। बाकी सारे सेल ऑर्गेनल इधर उधर साइटोप्लाज्म में स्प्रेड रहते हैं, बट आप एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सेल स्ट्रक्चर देखोगे तो वो हमेशा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर ही पाया जाएगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टू टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में RER भी बोलते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में SER भी बोलते हैं। अब इस डायग्राम में आपको पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर शो हो रहा है। ये जो बीच में है, यह न्यूक्लियस है हमारा, जिसमें हमारा जेनेटिक मटेरियल स्टोर रहता है, DNA स्टोर रहता है। अब न्यूक्लियस के बाहर छोटे छोटे पोर्स होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में, जिसको न्यूक्लियर पोर बोलते हैं। ये जो गैप आपको दिख रही है, क्या है? न्यूक्लियर पोर होती है, जो न्यूक्लियस के ऊपर होल होते हैं। अब ये अटैच्ड होते हैं किससे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ऊपर। तो यह दो टाइप्स के होते हैं, स्मूथ और रफ। स्मूथ में आप देखोगे यहाँ पर कोई भी अटैच्ड राइबोसोम नहीं है, बट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर उनके सरफेस पर राइबोसोम अटैच है। आपको यहाँ दिख रहा होगा बहुत से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एक दूसरे के साथ जुड़े हुए होते हैं, और इन्हीं स्ट्रक्चर को क्या बोला जाता है? सिस्टर्नी बोला जाता है। अब इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के बीच बीच में कुछ स्पेस भी पाई जाती है, जिसे क्या बोला जाता है? सिस्टर्नल स्पेस। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस की बात करें तो यह इसके टाइप्स पर डिपेंड करता है कि वह किस टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, क्योंकि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोई इतना मेन फंक्शन नहीं होता है जितना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। क्यों? क्योंकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पर क्या अटैच्ड है? राइबोसोम, और राइबोसोम्स को क्या कहा जाता है? प्रोटीन की फैक्ट्री। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ज़्यादा फंक्शन होता है दैट कंपेयर टू स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहा जाता है? क्योंकि उनके सरफेस पर क्या अटैच्ड है? राइबोसोम। इसी कारण उनकी सरफेस क्या हो जाती है? रफ हो जाती है। अब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर कोई भी टाइप का राइबोसोम बाइंड नहीं होता, इसीलिए उनकी सरफेस कैसी रहती है? स्मूथ रहती है, इसीलिए इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। अब जैसे ही DNA से RNA बनकर न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, तो न्यूक्लियस से बाहर क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड है, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर हमारे राइबोसोम अटैच है। तो जैसे ही RNA न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा, तो वह राइबोसोम से अटैच होकर किसका सिंथेसिस करेगा? प्रोटीन का। और इसी तरह हमारी बॉडी में किसका निर्माण होता है? प्रोटीन का। DNA से DNA ट्रांसक्रिप्शन, DNA से ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन, ऐसे ऐसे हमारी बॉडी में प्रोटीन बनते जाता है।